सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया के बारे में। फॉरेन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये बहुत सिंपल है, आप खुद से भी लिख सकते हो। बेसिकली हमें बताना है कि फॉरेन ट्रेड के फ़ायदे क्या हैं। देखो, जब ट्रेड इंक्रीज़ होता है तो खूब सारा फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होती हैं। जब फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ होता है तो खूब सारे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होती हैं, और जब फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होंगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पुश मिलेगा। जब ट्रेड ग्रो होगा तो ग्लोबल मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे लिए और ज़्यादा एक्सपेंड होंगी। जब ट्रेड ग्रो होगा तो खूब सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और जब ट्रेड ग्रो होगा तो अदर नेशंस के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर होंगे, वो और ज़्यादा हेल्दी होंगे, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। बहुत सिंपल बेसिक सी बातचीत है, आप खुद से भी लिख सकते हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फॉरेन ट्रेड के? एक तो खूब सारे फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है। जब फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पुश मिलता है। जब ट्रेड बढ़ता है तो ग्लोबल मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो हमारे लिए एक्सपेंड करती हैं। जब ट्रेड ग्रो होता है तो खूब सारे जॉब्स का क्रिएशन होता है, और जब ट्रेड ग्रो होता है तो अदर नेशंस के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा बेहतर होते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस इन फॉरेन ट्रेड के बारे में। इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, और ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया है ये पहला स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में होता क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को सिग्निफिकेंटली लोअर कर देती हैं। जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को सिग्निफिकेंटली कम कर देती हैं, हटा देती हैं। लेकिन हाँ, ट्रेड बैरियर्स को पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जाता है। अगर सिंपल तौर पे बोलें तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया होता है इसमें जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे को ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं। लेकिन हाँ, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अगर किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ में ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहती हैं तो कर सकती हैं इंडिपेंडेंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, और इसमें क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को सिग्निफिकेंटली लोअर कर देती हैं, कम कर देती हैं। फिर दूसरा है फ्री ट्रेड एरिया। ये जो फ्री ट्रेड एरिया है ये सेकंड स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। और फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उनको पूरे तरीके से रिमूव कर दिया जाता है, उनको पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाता है। फ्री ट्रेड एरिया में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से ओपन बॉर्डर रिलेशनशिप में होती हैं। बट हाँ, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ में अगर ट्रेड रिलेशंस को स्टेब्लिश करना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकती हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को सिग्निफिकेंटली लोअर कर देती हैं, कम कर देती हैं। फिर दूसरा है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के लिए ट्रेड बैरियर्स को पूरे तरीके से रिमूव कर देती हैं, एलिमिनेट कर देती हैं। इसका एग्जाम्पल है ASEAN FTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और फिर तीसरा है कस्टम यूनियन। ये थर्ड स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। और कस्टम यूनियन में क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो ट्रेड बैरियर्स को तो रिमूव कर ही देती हैं पूरे तरीके से, साथ ही साथ ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक कॉमन पॉलिसी को फॉलो करती हैं टुवर्ड्स द नॉन मेंबर कंट्रीज। नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए एक कॉमन पॉलिसी को भी फॉलो किया जाता है, और इसका बढ़िया एग्जांपल है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो कस्टम यूनियन में क्या होता है कि ट्रेड बैरियर्स को तो रिमूव कर ही दिया जाता है, साथ ही साथ ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक कॉमन पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं टुवर्ड्स द नॉन मेंबर कंट्रीज। फिर चौथा स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कॉमन मार्केट या फिर सिंगल मार्केट। और कॉमन मार्केट या फिर सिंगल मार्केट में क्या होता है कि कस्टम यूनियन के जो फीचर्स हैं वो तो होते ही हैं कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है, नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए एक कॉमन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फ्री मूवमेंट भी अलाउ कर दिया जाता है, जैसे कैपिटल है, जैसे लेबर है, उसके लिए मेंबर कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट भी अलाउ कर दिया जाता है। इसका बड़ी एग्जांपल है असीन इकोनॉमिक कम्युनिटी। स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। इसमें क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के लिए जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको सिग्निफिकेंटली लोअर कर देती हैं। दूसरा स्टेप है फ्री ट्रेड एरिया, कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको पूरे तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। तीसरा स्टेप है कस्टम यूनियन, कि ट्रेड बैरियर्स को तो रिमूव कर ही दिया जाता है, साथ ही साथ नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए एक कॉमन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है मेंबर कंट्रीज के द्वारा। फिर चौथा स्टेप है कॉमन मार्केट या फिर सिंगल मार्केट। इस कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन वाले सारे फीचर्स होते हैं और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फ्री मूवमेंट भी अलाउ कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, और ये जो इकोनॉमिक यूनियन होती है ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का सेकंड लास्ट स्टेज होती है। और इकोनॉमिक यूनियन में कस्टम यूनियन के कॉमन मार्केट के सारे फीचर्स होते हैं, जैसे ट्रेड बैरियर्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है, नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए एक कॉमन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसके अलावा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्री मूवमेंट अलाउ कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को भी अडॉप्ट करती हैं। जो कस्टम यूनियन वाले फीचर्स हैं, जो कॉमन मार्केट वाले फीचर्स हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को भी अडॉप्ट करती हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज है मॉनेटरी यूनियन। और मॉनेटरी यूनियन में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक यूनियन के फीचर्स हैं वो तो सारे होते ही हैं, साथ ही साथ जो मेंबर नेशंस होते हैं वो एक कॉमन करेंसी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो इकोनॉमिक यूनियन वाले फीचर्स हैं कि ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, कॉमन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्री मूवमेंट अलाउ कर दिया जाएगा, और मेंबर नेशंस जो हैं वो एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी को भी अडॉप्ट कर लेंगे, ये सारे फीचर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो मेंबर नेशंस हैं वो एक कॉमन करेंसी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है यूरोजोन। यूरोपियन यूनियन की 20 ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी कॉमन करेंसी है। ये यूरोजोन सबसे बड़ी एग्जांपल है मॉनेटरी यूनियन का। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो ट्रेड बैरियर्स को सिग्निफिकेंटली लोअर कर देती हैं, कम कर देती हैं। फिर फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड बैरियर्स को पूरे तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। फिर कस्टम यूनियन, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है और साथ ही साथ नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो एक कॉमन पॉलिसी को फॉलो करती हैं। फिर कॉमन मार्केट या फिर सिंगल मार्केट, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है, कॉमन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है, और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फ्री मूवमेंट भी अलाउ कर दिया जाता है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की सेकंड लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है, इसमें कॉमन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए फ्री मूवमेंट अलाउ कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो मेंबर नेशंस हैं वो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी अडॉप्ट करते हैं। और लास्ट है मॉनेटरी यूनियन। ये जो मॉनेटरी यूनियन है ये फाइनल स्टेज है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। इसमें क्या होता है, ये जो इकोनॉमिक यूनियन वाले फीचर्स हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो मेंबर नेशंस होते हैं वो कॉमन करेंसी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड के बारे में।
फॉरेन ट्रेड से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड है हमारी कंट्री में? एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। मोटा मोटा अगर बात करें तो हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के प्रोग्राम्स होते हैं उनको फॉर्मुलेट करने का काम किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। अदर नेशंस के साथ में ट्रेड रिलेशंस को स्टैब्लिश करने का काम किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। तो पहला है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नाम और थोड़ा बहुत काम याद रख लो। फिर दूसरा है बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड का काम क्या है? ये जो ट्रेड रिलेशंस हैं इनको मेंटेन करने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ ट्रेड का है। सरकार के जो भी पॉलिसी मेजर्स हैं उनको देखने का काम किसका है? बोर्ड ऑफ ट्रेड का है। पॉलिसी मेजर्स में अगर कोई भी दिक्कत है तो करेक्टिव मेजर्स लेने का भी काम किसका है? बोर्ड ऑफ ट्रेड का है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दूसरा है बोर्ड ऑफ ट्रेड। तीसरा कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है, उनसे रिलेटेड ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करेगा। और चौथा है एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका तो नाम ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया 1982 में अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। तो ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। कौन कौन से? एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नाम याद रख लो। दूसरा बोर्ड ऑफ ट्रेड, तीसरा कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और चौथा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इसके बाद बात आती है कि सरकार ने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन सी मेजर स्कीम्स लाई गई हैं। सबसे पहले है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। नाम से क्लियर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के लिए लाया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है इसके तहत 2 सब स्कीम्स चलाई गई। एक मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो मर्केंडाइज हैं, जो गुड्स हैं, उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। और दूसरा सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। लेकिन ये जो दोनों स्कीम्स हैं इनको WTO में चैलेंज कर दिया गया। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार एक नई स्कीम लेकर आई जो कि WTO कंप्लाइंट है। जो भी WTO के मेजर्स हैं उनके साथ में कंप्लाइंट स्कीम लाई गई जिसका नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। और ये सभी एक्सपोर्ट गुड्स के लिए लाई गई है। इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 2021 से। और इसके अंडर क्या होता है कि जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, उनके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको या तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है पूरे तरीके से या उनको रेमिट कर दिया जाता है, उन टैक्सेस को वापस कर दिया जाता है। बेसिकली एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सारा कामकाज किया जा रहा है। पहले तो सरकार 2 स्कीम्स लेकर आई थी, एक मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और दूसरी सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। लेकिन इन दोनों स्कीम्स को WTO में चैलेंज कर दिया गया। तो सरकार एक नई स्कीम लेकर आई जो कि WTO कंप्लाइंट है। स्कीम का नाम क्या है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। सभी एक्सपोर्ट गुड्स के लिए इसको लाया गया। कब से इंप्लीमेंट किया गया? 1 जनवरी 2021 से। और ये जो स्कीम है इसके अंडर क्या है कि जितने भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो भी लिवाइज लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं, उनको या तो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है या रेमिट कर दिया जाता है। दूसरी है ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, इसको कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेकर आई। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स। बेसिकली ऐसे जो इंपोर्ट्स होते हैं जो कि एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन को फर्दर करते हैं, एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन को पुश करते हैं, ऐसे जो इंपोर्ट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एक्सपोर्ट्स के प्रोडक्शन को फर्दर करने के लिए, अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ों का इंपोर्ट कर रहा है तो उनको पूरे तरीके से ड्यूटी फ्री रखा गया है, पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है इस ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम के तहत। और दूसरा ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ऐसे इनपुट्स जो कि एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स को फर्दर करते हैं उन पे जो ड्यूटी होती है उसमें रेमिशन दिया जाता है, छूट दी जाती है, वापस कर दिया जाता है इस ड्यूटी रेमिशन स्कीम के तहत। बेसिकली कुछ ऐसे इनपुट्स हैं
जिनको पूरे तरीके से एग्जाम कर दिया जाता है, बट ये जो इनपुट्स हैं जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो काम किसके आते हैं, एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए। और कुछ ऐसे इनपुट्स हैं जिनको रेमिट कर दिया जाता है इस ड्यूटी रेमिशन स्कीम के तहत, लेकिन ये भी जो इनपुट्स हैं वो वही हैं जो कि एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए इंपोर्ट किए जाते हैं। बहुत सिंपल, ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। फिर इसके बाद है एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, बेसिकली इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स हैं जिनको इंपोर्ट तो किया जाता है लेकिन इनको यूज़ किया जाता है इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस करने के लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को पुश करने के लिए, फर्दर करने के लिए। ऐसे जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर 0 कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है इस एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत। बहुत सिंपल, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स हैं जिनको इंपोर्ट तो किया जाता है लेकिन इनको यूज़ किया जाता है इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को एनहेंस करने के लिए, पुश करने के लिए। ऐसे जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनके इंपोर्ट के ऊपर 0 कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और फिर इसके बाद बात आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2015 में इसको लाया गया और 2020 तक के लिए लाया गया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या बात की गई, एक तो फोकस किया गया डिजिटलाइजेशन के ऊपर कि ट्रेड से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको ऑनलाइन करो, जो कंप्लेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है उसको ऑनलाइन करो, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस होती हैं फॉर ऑनलाइन अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्टिंग SCO मैट आइटम्स उसको भी ऑनलाइन करो। SCO मैट आइटम्स के एक्सपोर्ट के लिए जो अप्रूवल चाहिए होता है उसके लिए जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस होती हैं उनको भी ऑनलाइन करो। एक सवाल ये आता है कि SCO मैट आइटम्स क्या होते हैं। बेसिकली ये होते हैं स्ट्रेटेजिक आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं, जैसे केमिकल्स हैं, जैसे ऐसे आइटम्स जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के क्रिएशन में यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि एक्सप्लोजिव के क्रिएशंस में यूज़ किए जा सकते हैं, उनको बुलाया जाता है SCO मैट आइटम्स। और ये जो आइटम्स होते हैं इनके एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट किया जाता है, और रेगुलेट करने का काम किसका है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का है। अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 की, इसमें फोकस किया गया कि ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिजिटलाइज करो, उनको ऑनलाइन करो। दूसरा यहाँ बात की गई 24/7 कस्टम क्लियरेंस के बारे में कि इंडिया के सभी सी पोर्ट्स के ऊपर और कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर 24/7 कस्टम क्लियरेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया गया। तीसरा बात की गई कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके एक्सपोर्ट को किसी भी सूरत में डिले नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता है। और चौथा बात की गई EPCG ऑथराइजेशन के बारे में। EPCG क्या है, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। बेसिकली ये बोला गया कि जो आइटम्स हैं उनके प्रॉपर मेंटेनेंस और ऑथराइजेशन के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे, EPCG से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 की, इसमें फोकस किया गया डिजिटलाइजेशन के ऊपर, इसमें फोकस किया गया 24/7 कस्टम क्लियरेंस के ऊपर, इसमें फोकस किया गया मूवमेंट ऑफ कंसाइनमेंट के ऊपर कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके एक्सपोर्ट को किसी भी सूरत में डिले नहीं किया जा सकता है, और इसमें फोकस किया गया EPCG ऑथराइजेशन के ऊपर, बेसिकली प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स के ऊपर, प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ ट्रेड के ऊपर। अच्छा, ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको लाया गया था 2015 में, और कब तक के लिए लाया गया था, 2020 तक के लिए लाया गया था, लेकिन फिर कोविड आ गया था, तो इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2023 तक। और फिर 2023 में लाई गई नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 की, इसको कौन लेकर आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेकर आई। और 2023 की इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से 4 पिलर्स हैं, एक बात की गई इंसेंटिव ऑफ रेमिशन के बारे में। ये जो भी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, ये जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, इनको रेमिट किया जाएगा, इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इनमें छूट दी जाएगी। दूसरा बात की गई एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में कि हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, और प्रमोट करेंगे कोलैबोरेशन के थ्रू। एक्सपोर्टर्स के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, और इंडियन मिशंस के साथ में कोलैबोरेट करेंगे। तीसरा बात की गई कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहेंस करेंगे,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है उनको रिड्यूस करेंगे और जितने भी ई इनिशिएटिव्स हैं उनको इंटीग्रेट करेंगे ट्रेड में। और चौथा बात की गई कि डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा एज एक्सपोर्ट हब्स। बहुत सिंपल, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2023 कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेकर आई। इसके 4 पिलर्स हैं, 4 चीज़ों पर फोकस किया गया। कौन कौन सी 4 चीज़ों पे? एक तो बात की गई कि इंसेंटिवाइज किया जाएगा ट्रेड को थ्रू रेमिशन। दूसरा बात की गई कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा थ्रू कोलैबोरेशन। तीसरा बात की गई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा। और चौथा बात की गई कि डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई है, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? एक तो डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जा रहा है एज एक्सपोर्ट्स हब। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम को लाया गया है। तीसरा, ये जो एससीओ मेट पॉलिसी है इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। और चौथा, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। बहुत सिंपल सी बातचीत है कि डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट्स हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम को लाया गया है, एससीओ मेट पॉलिसी को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। फिर इसके बाद एक एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी कंट्री में, इसको लाया गया था 2018 में। और ये जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसके एम क्या है कि एक तो जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमें डबल करना है और लेके जाना है $60 बिलियन तक बाय 2022 और 100 बिलियन तक लेके जाना है अगले 5 साल में। और दूसरा बोला गया कि एग्रीकल्चर की हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको हमें डाइवर्सिफाई करना है, इसमें और ज़्यादा हाई वैल्यू और वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, प्रमोट करना है, पुश करना है। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी कब लाई गई? 2018 में। एम क्या था कि 2022 तक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो हैं उनको डबल करना है और लेके जाना है $60 बिलियन तक और अगले 5 साल में मतलब 2027 तक इसको हमें $100 बिलियन तक लेके जाना है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट्स का बास्केट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना है। फिर इसके अलावा एक डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम है। बेसिकली जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है उसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। लगभग 739 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया है, उनमें जो भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सकता है उनको प्रमोट किया जा रहा है। और इस स्कीम के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज़ को भी सेटअप किया गया है, इसके बारे में पहले भी हमने बातचीत की हुई है। फिर एक है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है ये बैंक्स को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। ऐसे बैंक्स जो कि एक्सपोर्ट्स के लिए क्रेडिट देते हैं, जो कि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए लोन देते हैं, उनको इंश्योरेंस कवर देने का काम किसका है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। फिर एक है उभरते सितारे फंड, जो एमएसएमईज हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज हैं, उनको पुश करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सिडबी ने और एक्सिम बैंक ने स्टैब्लिश किया इस उभरते सितारे फंड को। देखो सारी स्कीम्स आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ इनमें से मोटा मोटा 2-4 स्कीम्स को याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना, ताकि अगर कभी पूछ लिया जाए तो आपके पास में एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, फिर बात की गई है नितिन सिंघानिया में CECA और CEPA के बारे में। ये जो CECA है और CEPA है ये दोनों ही फ्री ट्रेड एरियाज हैं। और फ्री ट्रेड एरियाज क्या होते हैं अभी हमने बात की है, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज ट्रेड बैरियर्स को पूरे तरीके से रिमूव कर देती हैं, उनको बोलते हैं फ्री ट्रेड एरियाज। ये जो CECA है और CEPA है ये हैं तो FTAs ही, लेकिन थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं, थोड़े डिटेल्ड हैं। CECA की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें बेसिकली सिर्फ टैरिफ रिडक्शन को ही टारगेट किया जाता है और वो भी लिस्टेड आइटम्स के ऊपर। कि लिस्टेड आइटम्स बेसिकली जिन आइटम्स को लिस्ट किया गया है उनके ऊपर टैरिफ रिडक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है, उनके लिए जो टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस किया जाता है इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है
इसमें पूरे ट्रेड को कवर किया जाता है इन दी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। यहां पे सिर्फ लिस्टेड आइटम्स के लिए ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाता है। CECA में जो आइटम्स लिस्ट किए गए हैं, जिनके ऊपर अग्रीमेंट साइन हुआ है, उन्हीं आइटम्स के लिए टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, इसमें सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स का भी जो ट्रेड होता है उसको भी कवर किया जाता है। बेसिकली ये जो CEPA है ये ज़्यादा ब्रॉड होता है इन कंपैरिजन टू CECA। CEPA इज ब्रॉडर देन CECA। फुल फॉर्म याद रखना, CECA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, इंडिया ने CEPA को साइन किया है जापान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में, UAE के साथ में। तो CECA क्या है, CEPA क्या है? CECA में जिन चीज़ों को लिस्ट किया गया है उन्हीं के लिए टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है, उन्हीं के लिए टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया जाता है। लेकिन CEPA में लिस्टेड आइटम्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर एक टर्म आपने सुना होगा, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। जब दो पार्टीज के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेके एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एरिया ही होता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो BTIA को साइन करने के लिए 2007 से कोशिश कर रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। फिर एक टर्म आपने सुना होगा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये इफेक्ट में आई 1 जनवरी 2022 से। कब आई? 1 जनवरी 2022 से। और ये दुनिया भर की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है, दुनिया भर का सबसे लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। इसमें मेंबर्स कौन कौन है? इसमें 80 कंट्रीज मेंबर्स हैं। चाइना मेंबर है, जापान मेंबर है, साउथ कोरिया मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, न्यूजीलैंड मेंबर है। RCEP का इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। ये जो RCEP है ये एम करता है कि जो सर्विसेज में ट्रेड है उसको पूरे तरीके से ओपन किया जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। इसमें IPRs को भी कवर किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर किया गया है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और लेबर राइट्स को इसमें कवर नहीं किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बेसिक तौर पे याद रखना कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये कब इफेक्ट में आई? 1 जनवरी 2022 को। कब इफेक्ट में आई? 1 जनवरी 2022 को। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है ये इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चैप्टर भी खत्म हो गया। देखो, चैप्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।